मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं विक्रम सरल गणित मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ये देखते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या लिंक होता है। डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जबकि मैट्रिक्स के अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और इसके अलावा क्या होता है, मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जबकि डिटर्मिनेंट जो है वो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर आपने देखा होगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है उनका वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे 1 into 2 हो सकता है, 2 into 2 हो सकता है, 1 into 3, 3 into 1, 3 into 3, जबकि डिटर्मिनेंट हमेशा उसी का निकलेगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। देखिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 into 3, 2 into 3, है ना, और भी हो सकते हैं, जैसे 3 into 2 भी हो सकता है, 1 into 3 भी हो सकता है, 3 into 1 भी हो सकता है, 4 into 2 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, 3 into 2 हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना वो उसी का निकलेगा जिसका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। जैसे 3 into 3 जैसे हो सकता है वो 2 into 2 का हो, या वो 1 into 1 का हो। डिटर्मिनेंट का, अब जैसे मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मेट में निकलते हैं, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब जैसे कैसे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब आप इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखोगे तो इसी तरह से लिखते हो ना, a1 b1 a2 b2, यहाँ पर आपके पास x और y आ गया, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गए c1 और c2। ये तो पता है आपको, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है जिसमें a और b ये दोनों क्या है, इसके कोएफिशिएंट है, और c1 क्या है, इसका कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं, जैसे a1 b1 a2 b2, इस तरह से लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो मॉड्यूलस का जैसा होता है, लेकिन मॉड्यूलस नहीं होता। जबकि जैसे इसमें अगर -2 है तो इसका आंसर -2 ही होगा, इसमें अगर -1 है तो इसका आंसर -1 ही होगा, और +2 है तो इसका आंसर +2 ही होगा। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस, इसको मॉड्यूलस का जैसा दिखता है लेकिन मॉड्यूलस होता नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स को अंदर लिख दिया इस फॉर्मेट के अंदर तो भी चल जाता है, जैसे 1 2 3 4 तो भी चल जाएगा। बात वही होती है, यहाँ पर भी हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ। अब धीरे धीरे हम इजी टू मॉडरेट लेवल पे चलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। अब वैल्यू ऑफ कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट हम ले लेते हैं, अगर n बराबर 1 है, यानी कि जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 into 1 है, तो उस केस में जैसे एक मैट्रिक्स हमने ली, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a इक्वल टू 2। आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ही होता है। अब अगर हम बात करें, अगर n बराबर आपके पास 2 है, n बराबर 2 का मतलब होता है 2 into 2 की एक मैट्रिक्स है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे a इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 and 4। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा किस तरह से करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 into 2 की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये लिखा हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इज इक्वल टू, कुछ लोग इसे डेल से भी डिनोट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से निकालना है, ये आपने लिखा 1 2 3 और 4। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 1 into 4 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, कितना हुआ, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2। ये क्लियर हुआ। आप इसको समझिए, हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये है a b c और d, तो हमने क्या किया, a को d से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगाया, और फिर c को b से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप करते हो वही है, एक तरह से पूरा प्रोसेस वही का वही है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये 2 into 2 से रिलेटेड का कोई डाउट नहीं रहता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 4 2 -3, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 into 3 कितना होता है, -6, फिर माइनस का साइन लगाया और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना होता है 8। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 14 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, कॉस को कॉस से किया तो कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर माइनस का साइन लगाया। अब ध्यान रखना यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते ताकि गलती नहीं होगी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो मुझे पता है, पक्का विश्वास है कि आप लोग जीनियस और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर। अब यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, इट मींस इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आया 4। तो आपको बताना है कि k की जगह क्या पुट करें, k की जगह क्या पुट करें कि इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 4 आ जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8। तो x की जगह में क्या पुट करूं कि 8 आ जाए, तो सिंपल सी बात, x की जगह आप 4 ही पुट करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब कैसे करनी, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4k, और 2 को 8 से किया 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये वाला 4। अब हमने क्या किया, आप देख सकते हो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना k माइनस 4 इज इक्वल टू 1। देखिए कैंसिल हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो डिवाइड में गया, ये वाला 4 डिवाइड में गया, तो 4 1 जा 4। अब आपने क्या किया, इस 4 को इधर भेज दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, k को कैसे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो आपको क्या करना है, इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो माइनस माइनस तो कितना हो गया प्लस, और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7। इसको इधर भेज दो, तो k स्क्वायर कितना हो गया 7 माइनस 3 कितना होता है 4, और k स्क्वायर यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4 विच इज प्लस माइनस 2। इस तरह से आपको 2 into 2 की एक मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। अब हम बात करेंगे 3 into 3 की मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर कितना है 3, उसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, R1 के अलाउंग कर सकते हैं, R2 और R3 किसी के भी अलाउंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक के अलाउंग। इसी तरह से C1 के अलाउंग कर सकते हैं, C2 के अलाउंग कर सकते हैं, C3 के अलाउंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके साइन। अगर आपको इसके साइन का प्रॉब्लम हुआ तो हो सकता है आपकी पूरी वैल्यू गलत आए। जैसे अब इसके साइन के लिए आपको क्या रखना है, देखिए पहले ऊपर लगाना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। ऐसे अगर देखो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक, फिर ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, फिर ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए जो बीच वाली लाइन होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप R2 के अलाउंग एक्सपेंड करते हो ना, तो होता क्या है, देखिए पहला वाला माइनस है तो ये अपना आप प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस और फिर माइनस। अब एक्सपेंड किस तरह से करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एक्सपेंड करते समय हमेशा ध्यान रखना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप देखिए इसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में जितने ज़्यादा जीरो होंगे आपकी मेहनत उतनी ज़्यादा कम लगेगी। कैसे, सबसे पहले इसको समझते हैं और फिर एक एग्जांपल भी देखते हैं इसका। देखिए अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले तो ये प्लस लिखूंगा, लिख दिया, प्लस ये लिख दिया। अब क्या करूंगा, ये पूरी रो गई, यानी कि ये जो फर्स्ट वाली रो है ना, ये पूरी रो को हटा दो और इस फर्स्ट वाले कॉलम को भी पूरे को हटा दो। अब बचा क्या आपके पास, C2 C3 बचा है, R2 और R3, यानी कि ये 4 बचे हैं सिर्फ आपके पास अब, ठीक है। तो इन चारों को यहां पर लिख दो, तो ये हो जाएगा EFHI। इनके साइन नहीं लिखने, अब समझ में आया, इनके साइन नहीं लिखने, आपको तो सिर्फ ये एलिमेंट लिखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर बचा क्या आपके पास माइनस B। अब इसके बाद माइनस भी गया तो ये पूरा C2 गया और ये पूरा R1 गया, तो क्या बच गया D, F, G और I। इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का C। अब देखो ये प्लस का C ना, तो ये पूरा C3 गया, ये पूरा R1 गया, क्या बच गया D, E, G, H। और अभी हमने सीखा है कि 2 into 2 की अगर एक डिटर्मिनेंट हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई किया EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस EG। ये समझ में आया, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगर मान लेते हैं मैं इसके अलाउंग एक्सपेंड ना करूं, तो मैं तो एक्सपेंड करना चाहता हूं R2 के अलाउंग, तो R2 के अलाउंग कर लूं,
ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो क्या मेथड है, पहले तो लगाया आपने माइनस डी, लगा दिया। अब इसके बाद ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, बचा क्या, बी सी एच आई, ठीक है। फिर क्या बचा, माइनस ई। अब ये पूरा कॉलम गया, ये पूरा रो गया, तो बचा क्या, ए सी जी आई। फिर आपके पास बचा माइनस एफ। अब ये एफ गया, ये गया, ये गया, तो ए बी जी एच। फिर इसके बाद तो वही प्रोसेस है सॉल्व करने का, बी आई माइनस सी एच, ए आई माइनस जी सी और ए एच माइनस जी बी। बस इस तरह से इसको करना है, बड़ा सिंपल सा है, ये एक मेथड है। अब लेकिन जब भी आप इस तरह से एक्सपेंड करो तो आपको क्या देखना है कि जिस किसी भी रो में या जिस किसी भी कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो, जीरो मतलब ये वाला जीरो है ना, सबसे ज्यादा जीरो हो, आपको उसी को सॉल्व करना है। ऐसा क्यों करना है, उससे क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो जो टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होगी वो तो वैसे भी जीरो हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो आपको उसी से एक्सपेंड करना चाहिए। इसके बाद एक मेथड और है आपका, जो 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं उससे, वो मेथड का नाम है सारस मेथड। वो भी हम इसके बाद अब देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय सारस मेथड से। सारस मेथड से कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना है, ये एक डिटरमिनेंट है, आपको क्या करना है, जो थर्ड कॉलम है, इस वाले की बात कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम है, इसको छोड़ दीजिए और बाकी रिपीट करती रहेगी। देखिए आपने कभी देखा होगा ना साइकिल, जैसे 1 2 और 3, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, यही होता है। तो हम यहाँ पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3, तो आपको क्या करना है, इसके बाद वापस 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, तो लिख दीजिए। अब 1 और 2 का मतलब है, ये आप लिख दीजिए A1 A2 A3 B1 B2 और B3। सारस मेथड में क्या होता है कि आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन इतना पार्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी, ऊपर से एक बार और नीचे से एक बार, ठीक है। अब कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो आपने एरो बनाया ना, इसके साथ एक लाइन बना दीजिए, ये 1, ठीक है, फिर इसके साथ एक लाइन बना दीजिए 2, और फिर इसके साथ एक लाइन बना दीजिए 3, ठीक है। इन तीनों लाइनों के लिए सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। कैसे, A1 को मल्टीप्लाई करना है B2 से और फिर करना है C3 से, तो A1 B2 और C3, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर B1 C2 और A3, और फिर उसके बाद C1 A2 और B3 लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगा दो। अब ये 3 एरो हैं, तो तीनों के लिए हमने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वहां से एक बार स्टार्ट कीजिए, 1 फिर ये 2 और फिर ये 3, ये 3 आ गया, ठीक है। तो जो जो नंबर लिखे हैं वो लिख दीजिए। देखिए A3 आया, इसके ऊपर B2 आया और C1 आया, तो A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1, B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। बस इस तरह से इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास बेसिक सा सारस मेथड है। देखिए एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछता है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन पोर्शन जो है ना आपका, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो, और अगर आपको पुराना वाला मेथड पसंद है तो आप उससे कर सकते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम सारस से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को वापस लिख देते हैं। तो 1 3 और 2, और ये आपके पास आ गया 2 5 और 4। अब आपको क्या करना है, सेम एक बार ऊपर एरो बनाना है और एक बार नीचे एरो बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक ये आपने बना दिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक बना दिया, फिर ये एक बना दिया, तो यानी कि 1 5 और 6 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए अपन ने क्या किया था, A1 B2 और C3, यही था हमारे पास, A1 B2 और C3, क्लियर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 5 और 6, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 1 × 5 5 और 5 × 6 30, फिर उसके बाद 2 × 7 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो इसको यूं कर लेते हैं, 2 × 7 14 14 2 जा 28, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 × 3 × 4, तो 4 3 जा 12, इसमें 12 और ऐड कर दो, माइनस। अब नीचे की तरफ से लगाते हैं एरो, तो देखिए ये आ गया आपके पास 1, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास 2 और ये तीसरा वाला पार्ट,
ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। तो देखिए क्या करना है, 2 5 1, तो 5 2 जा 10, फिर 4 7 1, तो 4 7 जा 28, 6 3 2 36, 6 3 जा 18, 18 इंटू 36 36, ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, छोड़ दो 10, ये हो गया आपके पास 0 2 3 5 6 और 1 7 70, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 और 6 14, 3 4 5 6 और 1 7 74, तो कितना आ जाएगा -4 इसका आंसर है। इस तरह से आपको इसको करना है। अगर फिर भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्या करना था, ऊपर एक एरो बनाया, नीचे एक एरो बनाया, ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट के नीचे एक लाइन खींचते रहो, ठीक है। इस तरह से सेकंड वाले से एक एलिमेंट से एक लाइन खींचते रहो लास्ट वाले से, ठीक है। इस तरह से आप इन लाइंस को ड्रॉ कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आप सारस मेथड के द्वारा भी आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आफ्टर डिटरमिनेंट। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इनवर्स वाले कंसेप्ट में भी काम में आएगा, इसलिए एडजॉइंट में भी काम में आएगा, इनवर्स में भी काम में आएगा, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके आ जाए। आपको क्या करना है, माइनर्स के अंदर देखिए, अगर n बराबर आपको 2 दिया हुआ है, n बराबर 2 का मतलब 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब n = 2 आपको गिवन है, तो अगर 1 गिवन होता तो उसका माइनर वही होता। जैसे मान लीजिए a बराबर मैंने आपको दिया 2, अब आपसे पूछा है कि इसका माइनर क्या है, तो इसका माइनर 2 ही होगा। लेकिन जब 2 × 2 की बात होती है तो आपको ये ध्यान रखना है, माइनर को हमेशा हम m से डिनोट करेंगे, ठीक है, m डिनोट करेंगे माइनर को। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका माइनर बताओ a का, व्हाट इज द माइनर ऑफ ए, तो इसके अपोजिट वाला बताना है आंख बंद करके 2 × 2 की मैट्रिक्स में। क्लियर हुआ। जैसे अब हम बात करें, अगर ए की पोजीशन क्या है, m मतलब माइनर, इस 1 का मतलब क्या है, रो, और इस 1 का मतलब क्या है, कॉलम। तो यानी कि ये है आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर बताना है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, m11, तो ए का अपोजिट कितना है, d, तो d आपको लिखना है, ये इसका आंसर है। सिंपल, समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं m12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं b की, और इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है c, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, c। समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं c की बात करूं यानी कि m21 की बात करूं, तो इसका अपोजिट कितना होगा, b, और अगर मैं बात करूं d की यानी m22 की, तो इसका अपोजिट कितना है, d का अपोजिट कितना है, a, तो ये इसका माइनर हो गया। ध्यान रखना, माइनर जो होता है वो सभी एलिमेंट्स का निकलता है, माइनर जो है वो सभी एलिमेंट्स का निकलता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब 2 × 2 की, अच्छा इसके एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है इसका माइनर। तो देखिए आपको इसका माइनर बताना है, तो m11 और इसका अपोजिट कितना है, 4, तो ये इसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं m21 कितना है, 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपने मैट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बात करें m21 की, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये, और इसका अपोजिट कितना है, 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। इसी तरह से अगर मैं बात करूं m12 की, तो 12 कितना है ये, और इसका अपोजिट कितना है, 3, तो 3 लिख दीजिए। और इसी तरह मैं बात करूंगा m22 की, तो 22 ये है और इसका अपोजिट 1 है, तो ये 1 लिख दीजिए। सिंपल हुआ। माइनर जो है वो हम सभी एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन जब बात होती है 3 × 3 की एक मैट्रिक्स की है और उसके अंदर आपको माइनर फाइंड आउट करना होता है, तो माइनर निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ए के माइनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए के माइनर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। ए के माइनर की अगर मैं बात करूं तो ए को छोड़ दो, यानी कि इस रो को, इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को हटा दो। अब आपके पास क्या बच रहा है, आप थोड़ा सा इमेजिन तो आपको करना पड़ेगा। ये पूरी रो मैंने हटा दी, ये पूरा कॉलम मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, ई, एफ, एच और आई। तो देखिए अगर मैं m11 की बात करूं 3 × 3 के लिए, तो वो कितना हो जाएगा, ई, एफ, एच, आई, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ई आई माइनस एच एफ, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा
M12 की, M12 यानी ये एलिमेंट, तो ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, तो D, F, G और I। आप चाहें तो मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूं। देखिए, आपने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 3 × 3 की मैट्रिक्स का, तब आपने क्या किया था, ए को मल्टीप्लाई किया था, इस तरह से फाइंड आउट किया था ना। तो यहाँ पर हम क्या उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस पूरा होगा वही है। अगर हम बात करें M12 हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया DI माइनस GF। इसी तरह से अगर हम बात करें M13 की, तो M13 आप देख सकते हो इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, तो DEGH कितना हो जाएगा, DH डिंचेक माइनस EG। ये क्लियर हुआ। और इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। अभी मैंने M11, M12 और M13 का निकाला है, इसी तरह से मैं निकाल लेता हूँ। देखिए M21 का, तो M21 कितना है, ये तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी और ये पूरी रो गई, तो BCHI, तो ये हो जाएगा आपके पास BI माइनस CH। और इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ निकाल देता हूँ। M21 हो गया। M22 की बात करें, M22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी हो गई, तो ACGI, ठीक है। M23 की बात करेंगे, तो ये पूरा एलिमेंट है, तो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, तो ABGH। और इसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करें, अब देखिए A31 वाले की, तो A31 यानी कि M31 है, तो ये इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, तो BCEF। इसी तरह से M32 निकाल सकते हो, कितना होगा M32, ये पूरा रो गया और ये पूरा कॉलम गया, रो एंड कॉलम दोनों गए, तो ACDF। इसके बाद M33 की बात करेंगे, तो ये एलिमेंट है, ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, तो ABDE। हो सकता है आपको साइड का पोर्शन नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैंने बोल बोल के लिखा है, तो आप एक बार देख लीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो हो सकता है आपके डाउट वहां पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर आपस में लिंक की है, तो पहले अपन कोफैक्टर को समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अब देखिए, कोफैक्टर की अगर हम बात करें, तो कोफैक्टर को हम C से डिनोट करेंगे। आपकी बुक में हो सकता है A से डिनोट किया हो, F से डिनोट किया हो। जैसे अपन ने माइनर को M से लिखा था, माइनर था तो हमने यहाँ पर M ले लिया था, कोफैक्टर तो हमने यहाँ C ले लिया। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और माइकल जैक्सन MIJ। अब देखिए क्या होता है, ये जो I है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये जो J है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम। अब जैसे अगर मानते हैं हम C1 और 1 लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये आपके पास I की वैल्यू है और ये आपके पास J की वैल्यू है, इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर, अब ये कितना हो जाएगा 1 + 1 M11। समझ में आया। इस तरह से हम यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर और माइनर ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोफैक्टर को किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये इसका एक फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हो कि इसमें माइनर आ रहा है, तो आप चाहो माइनर को निकालने की जरूरत, अगर आप डायरेक्ट अलग अलग नहीं निकालते हो तो आप इसमें भी इसको निकाल सकते हो। कोफैक्टर में एक क्वेश्चन करते हैं, तो हो सकता है आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन क्या लें, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ये ले लिया, ठीक है। अब इसका आपको माइनर निकालना है और इसी का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, डायरेक्ट कोफैक्टर से निकालें ताकि आपको उसमें माइनर इंक्लूड हो ही जाएगा।
तो देखिए क्या करना है, C11 की बात कर रहे हैं, तो -1 की पावर 1 + 1, क्लियर हो गया। M11, अब M11 मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। देखिए M11 यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया। अब बचा क्या, 3 4 2 5, तो यहाँ लिख दीजिए 3 4 2 5 और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर -1 की पावर अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, इवन मतलब जिसमें 2 का डिविजिबल हो। इवन मतलब आप इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, +1, और अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा आएगा -1। ये दो बात बहुत बेसिक सी थी, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब -1 की पावर 2 है, इवन है तो प्लस में रहेगा, 5 3 जा 15 -4 2 जा 8, आंसर आ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं C12 किस तरह से निकालना है, -1 की पावर 3। अब C12 की बात हो रही है, यानी ये, तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, तो 2 4 1 5। -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 -4 1 जा 4, तो 10 - 4 6, तो ये हो जाएगा -6, क्लियर। इसी तरह से C13 निकालते हैं, तो -1 की पावर 4, C13 आपके पास ये रहा, यानी कि 1, तो ये पूरा गया, ये पूरा गया, तो 2 3 1 2, तो -1 की पावर 4 प्लस में रहेगा, तो 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, तो +1 आंसर आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे C21 निकाला, तो -1 की पावर 3, ये रहा C21, तो ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, तो 2 1 2 5, ये हो जाएगा -1, 5 2 जा 10 -2, तो कितना हो जाएगा -8, ठीक है। और अब हम बात करेंगे C22 की, तो C22 कितना है, -1 की पावर 4, 2 2 ये रहा, तो ये गया 1 1 1 5, तो -1 की पावर 4 है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में रहेगा, तो 5 1 जा 5 -1। अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं C23, तो -1 की पावर 5, C23 ये रहा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा -1 और 2 -2, तो ये 0 हो जाएगा। C31 की बात करें, तो -1 की पावर 4, 3 1 ये रहा, तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, तो 2 1 3 4, तो -1 की पावर 4 है, यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इवन है, तो इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4 2 जा 8 -3, कितना हुआ 5। C32, तो -1 की पावर 5, C32 ये रहा, तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो गई, तो 1 1 2 4, -1 की पावर 5 नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हुआ आपके पास 4 -2, 4 -2 2, तो आपके पास -2 आ गया। अब लास्ट आपके पास बचा है C33, तो C33 निकालना है, तो -1 की पावर 6, 33 ये रहा, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो -1 की पावर 6 है, प्लस में आंसर रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 -4 विच इज -1। तो ये पूरा आपने कोफैक्टर निकाल दिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो k की किस वैल्यू के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -3k -4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना हुआ 0, इसको इधर भेज दीजिए, तो -3k इज इक्वल टू +8 हो गया, और k की वैल्यू कितनी हो गई -8/3, ये इसका आंसर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट की हम बात करें, तो देखिए x, y, 2 और 4 है, और ये आपसे बोल रहा है कि x और y का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, 4x - 2y, ये हो गया 4x, मल्टीप्लाई किया माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ये बच गया आपके पास 2x - y इज इक्वल टू 0, 2 तो 0 में गया, तो बचा कितना 2x - y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 1, इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 1/2। तो आप बोल सकते हो कि x और y का जो रेशियो है वो कितना आ गया 1:2।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 y(x) = 4 और xy 4 2 = 7। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए थर्ड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया 2x - 3y = 4, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। इसके बाद हमने इस वाले पे इस केस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x - 4y = 7, इक्वेशन सेकंड। अब आपने 10th क्लास में 3 मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप चाहे तीनों में से जो आपको पसंद हो आप उससे निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये जो है सेम है, तो हम माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस हो गया और ये आपके पास माइनस हो गया, ये कट गया दोनों। तो 4 - 3 कितना हो गया 1, यानी कि y, और -7 और +4 कितना हुआ -3। क्लियर हुआ। तो y = -3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे दो, तो पुट कर देते हैं, पुट y = -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 3 -3 = 4, तो ये 2x + 9 = 4। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x = 4 - 9 विच इज -5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये इसका एक आंसर है। नेक्स्ट देखिए और भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनसे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट हो सकता है। इसमें हमको क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है, अब इसके एलिमेंट क्या है 1 4 और 3। इन एलिमेंट्स का आपको माइनर निकालना है, इन एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकालना है, और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो करेंगे किस तरह से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, डेल इज इक्वल टू, अब इसकी पोजीशन क्या है A11 और इसका कोफैक्टर कितना होता है C11। समझ में आया। इसी तरह से प्लस फिर A21 और C21, और फिर उसके बाद A31 और C31। इस तरह से आपको इनका माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। और क्योंकि कोफैक्टर के अंदर माइनर यूज में आता है, तो आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो A11 A21 और A31 की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो आपको क्या C11 C21 और C31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, C11 फाइंड आउट करते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, तो -1 2 5 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, वही इवन है, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2 और -10, कितना हुआ -12। इसी तरह से C21 की बात करें तो -1 की पावर 3, ये पूरा रो गया, ये पूरा कॉलम गया, तो -3 2 5 और 2, तो ये कितना हो जाएगा -1 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 10, तो -1 और -16 कितना हुआ +16। और इसके बाद हम बात करते हैं C31 की, तो -1 रेस्ट टू द पावर कितना हो गया 4, और ये हो गया 3 2 -1 और 2। सॉल्व किया तो -1 की पावर 4 है, पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा -6 और ये +2। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है, तो ये हो गया -4। अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला है हमारे पास, तो डेल इज इक्वल टू A11 की बात करें, A11 की वैल्यू कितनी है 1, और C11 की वैल्यू कितनी है आपके पास -12। इसी तरह से आपके पास A21 की वैल्यू कितनी है 4, और C21 की वैल्यू कितनी है 16, और इसी तरह से आपके पास A31 की वैल्यू कितनी है 3, और C31 की वैल्यू कितनी है -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -12 64, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस का 12, तो 12 और 12 24 को इसमें से माइनस कर दो, तो 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जिसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब इसका एलिमेंट क्या क्या है, ये A H और G। अब क्योंकि क्या होता है, देखिए इसमें जो है, इसमें नंबर है तो इसमें हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमारे को कोई वेरिएबल की टर्म मिलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे को प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। आप 1 या 2 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखिए करना क्या है, सेम प्रोसेस चलेगा।
अब वही डेल वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए C11 हम डायरेक्ट निकालते हैं, कितना हो जाएगा C11, ये आ जाएगा -1 की पावर 2 और BFFC, तो ये हो जाएगा BC माइनस एफ स्क्वायर। इसी तरह से C21 की बात करें तो -1 की पावर 3 और ये हो जाएगा HGFC, तो -1 तो HC माइनस FG, ठीक है। तो आप जब भी माइनस से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो ना ब्रैकेट के अंदर, तो उनके टर्म्स को चेंज कर दो, बस उल्टा कर दो उसको, तो FG आगे आ जाएगा और HC पीछे चला जाएगा, और इसके बाद आता है C31। 31 कितना है आपके पास -1 की पावर 4, तो HGBF, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 4 है, पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा HF माइनस BG। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यू मिल गई, तो डेल इक्वल टू कितना है A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 और C31, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 की बात करें तो कितना है वो A, और C11 की बात करें तो कितना है BC माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस A21 की बात करें तो कितना है H, और C21 की बात करें तो कितना है FG माइनस HC, ठीक है। और तीसरा वाला टर्म जो है वो कितना है G, और इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया HF माइनस BG। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ABC माइनस AF स्क्वायर प्लस FGH माइनस F माइनस H स्क्वायर C प्लस HGF माइनस BG स्क्वायर। तो देखो ये FGH और FGH दो बार आ गया, तो आपके पास हो गया ABC माइनस, बस यही आंसर है। आप चाहो तो ये लिख दो, और इन दोनों को जोड़ के अगर लिखना चाहो 2 के साथ तो वो लिख दो, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो आपको उसी को एक्सपेंड करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हम देखें, अगर आप इसके अलोंग एक्सपेंड करते हो तो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, और अगर आप इसके अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो भी इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, मैंने आपको साइन के बारे में बताया था। साइन मतलब प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये माइनस ही आ रहा है। समझ में आया आपको? ये पूरा पोर्शन जो है बीच वाला माइनस ही आ रहा है। अब आप इसके अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हो R2 के अलाउंग, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5। अब देखो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, तो -11 1 3 और 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अब देखिए ये माइनस का, फिर ये प्लस, प्लस कितना है 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, और तीसरा वाला भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 ही दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5, आप इसको देख सकते हो, ये तो हो गया 0 -3, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो +15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होती है। क्या करना है, वही सेम, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो क्योंकि 0 हमारे को दिख ही नहीं रहा है, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले +1 लिखा, फिर उसके बाद 1C माइनस C1, फिर -A लिखा, ये गया, तो -AC माइनस B1, और फिर उसके बाद +B लिखा, और आपके पास आ गया -A1 -B और -C, -A1 -B और -C। तो इसको आप देख सकते हो, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो ये 1, इसको सॉल्व कर लो, 1 देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना प्लस माइनस की गलती मत कर देना। C मल्टीप्लाई बाय C कितना होता है C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का C स्क्वायर, फिर -A मल्टीप्लाई किया -A, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का BC, फिर नेक्स्ट प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया तो AC, माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा B, मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो 1 + C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर माइनस ABC प्लस ये B आएगा यहाँ, प्लस ABC
और प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों तो हो गए शहीद। अब बचा क्या आपके पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का पूरा साल बचा सकता है।